नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एंशियंट हिस्ट्री की, और ये हिस्ट्री की हो जाती है 4 नंबर की क्लास। इससे पहले हमने 3 क्लास इसकी अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हो जाता है मगध राज्य का उत्कर्ष। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आज का हमारा पहला पॉइंट। आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। क्वेश्चन क्या बनता है, जो आपका मगध है यह आपका प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये कहाँ पर स्थित था। तो आधुनिक बिहार के पटना और गया जनपदों में ये स्थित हो जाता है। मगध का प्रथम राजवंश ये हर्यक वंश हो जाता है। जो मगध का प्रथम राजवंश था ये हो जाता है हर्यक वंश। इसके बाद इस वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। जो आपका प्रथम राजवंश था यह हर्यक वंश था, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो हो जाता है बिंबिसार, और इसी ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। और गिरिव्रज को क्या कहा जाता है, तो राजगृह कहा जाता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। तो ये बिंबिसार ने ही भेजा था, जो उनका राजवैद्य था जीवक। कई बार क्वेश्चन आपका यहाँ से बना है। इसके बाद बिंबिसार के पश्चात उनका जो पुत्र था अजातशत्रु, ये जो है शासक बन जाता है। ठीक है, अजातशत्रु किसका पुत्र है, तो ये बिंबिसार का पुत्र हो जाता है, और बिंबिसार के बाद ये शासक बनता है। इसके बाद हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो हो जाता है नागदशक। ठीक है, ये हर्यक वंश का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो बिंबिसार हो जाता है, और आपसे पूछा जाएगा अंतिम शासक तो ये हो जाता है नागदशक। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है, और शिशुनाग ने अवंतीराज को मगध राज्य में साम्राज्य में जो मिला लिया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, या फिर इसको महानंदिन भी कहा जाता था, ये हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये हो जाता है या तो नंदीवर्धन कह सकते हैं या फिर इसको महानंदिन भी कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक ये हो जाता है महापद्मनाथ। तो नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो महापद्मनाथ हो जाएगा। और नंद वंश का अंतिम शासक भी आपसे पूछा जाएगा। जो नंद वंश का अंतिम शासक है ये हो जाता है घनानंद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संस्थापक आपसे पूछा जाता है महापद्मनंद, नंद वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है तो घनानंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन भी रहा है, और धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो ये किसको पराजित करने के बाद की गई है, तो ये पराजित किया गया है यहाँ पर धनानंद को। और धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज का पुत्र भी कहा था। तो अग्रमीज का पुत्र किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है धनानंद को। और ये किसने कहा है, तो यूनानी लेखकों के द्वारा कहा जाता है। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं जो हमारा नया आ जाता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं आपकी परीक्षा में। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है ये हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और पुराणों में मौर्यों का जो शूद्र वर्ण बताया गया है, जो मौर्य होते हैं उनका जो वर्ण है वो शूद्र बताया गया है पुराणों में। दीपवंश महावंश जैसे बौद्ध स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय बताया गया है। तो क्षत्रिय बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को दीपवंश और महावंश जैसे बौद्ध स्रोतों में। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल या फिर कुलहीन। इसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा बनता है चाणक्य, जिसको आप कौटिल्य भी कह सकते हैं और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। तो इनको घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी ये बन जाते हैं। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र की नहीं है, ये है वहाँ के चंद्रगुप्त के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में। ठीक है, इसका विजय राजनीति है, नाम है इसका अर्थशास्त्र।
कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है राजा बन जाता है। 321 पूर्व में राजा बन जाता है राजा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपना पहला अभियान ये पश्चिम उत्तर भारत के प्रदेशों पर शासन करने वाले यूनानियों के विरुद्ध किया था। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद दिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो किसने ये रोंदा था? तो ये कहा गया था आपका चंद्रगुप्त के द्वारा। ये कहा गया था चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद दिया था। ठीक है, तो प्लूटार्क ऐसा कहते हैं। इसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का जो शासक था उसको पराजित किया जाता है। और इसके बाद में अपनी जो पुत्री थी इसकी कार्नेलिया, हेलेना नाम था इनका, तो इनका विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ करके एरिया यानी काबुल, अराकोशिया, पेरी पेमसादाई और जेड्रोसिया कुल 4 प्रांत जो है उनको दहेज में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज में दे दिए जाते हैं 4 एरिए। ठीक है, 4 स्थान कौन कौन से हो जाते हैं? एरिया कहा जाता है काबुल को, अराकोशिया कहा जाता है कंधार को, पेरिम पेशी दाई कहा जाता है हेरात को, और डेड्रोसिया कहा जाता है मकरान को। ठीक, तो ये 4 जो स्थान हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को शादी में दहेज के रूप में मिल जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से इनकी शादी होती है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का जो वर्णन है ये एपियानस ने किया है। और सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगनस्तेर, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगनस्तेर द्वारा जो पुस्तक है वो लिखी गई है इंडिका, कई बार आपसे पूछी जाती है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी तथा जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में और उनके जो उपवास पद्धति थी शनलेखना उसके द्वारा हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हो जाती है। इसके बाद जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना भी कहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी सेना को डाकुओं की सेना किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है जस्टिन के द्वारा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र हो जाता है बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो उस समय गद्दी पर बैठता है बिंदुसार। और बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात यानी इसको शत्रु विनाशक कहा जाता है। और सिंहसैन के नाम से भी इसको जाना जाता है बिंदुसार को। इसके बाद स्ट्रोबे के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोनोकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आ जाता है। इसके बाद प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय और फिलाडेल्फस ने डायोनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायोनोसियस नामक राजदूत को। इसके बाद बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा था। तो बिंदुसार ने जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए पहले भेजा अशोक को और उसके बाद भेजा है मुशीम को। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक, तो ये मंगाए गए थे एथियस के अनुसार। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का जो है अनुयायी रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला और अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था। तो बिंदुसार के जो अपने बड़े पुत्र हैं सुसीम, ये तक्षशिला के जो है नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर, और उज्जैन अशोक को किया जाता है उज्जैन का गवर्नर। इसके बाद चाणक्य की मृत्यु के बाद जो खल्लाट बिंदुसार का प्रधानमंत्री बन जाता है। चाणक्य की मृत्यु हो जाती है और खल्लाट बन जाता है आपका प्रधानमंत्री। और बिंदुसार की सभा में आजीविक संप्रदाय का ज्योतिषी पिंगल वत्स रहा करता था। इसके बाद यहाँ से कुछ अशोक के क्वेश्चन बनते हैं सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, ये भी देख लेते हैं। तो बिंदुसार के बाद उनका जो पुत्र है अशोक, ये मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और सिंगलीय अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने
अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन को प्राप्त किया था। तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है अशोक के बारे में। ठीक है, सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाई को हत्या किया, उसके बाद वो सिंहासन पर बैठता है। अशोक का राज्याभिषेक अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजा बनने से पहले अशोक जो है ये अवंती का उपराजा या फिर वायसराय बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट बनता है अशोक की माता से, तो अशोक की जो माता है वो हो जाती है सुभ्रतांगी। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास की गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलम अभिलेखों में उसका नाम अशोक देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक जो नाम है वो किस किस आपके अभिलेखों में देखने को मिला है। तो ये मिला है मास्की में, गुर्जरा में, नेतुर में और एक आपका उडे गोलम में। भाब्रू लेख में अशोक को मगधीराज के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, ये कहाँ जाना गया है? भाब्रू लेख में। कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है और अशोक के पुत्रों में महेंद्र, तीवर, कुणाल का उल्लेख भी मिलता है। तो अशोक के 3 पुत्र हो जाते हैं इस तरह से, अगर यहाँ पर इसके हिसाब से चलेंगे तो एक आपके महेंद्र हो जाते हैं, एक आपके हो जाते हैं तीवर और एक आपके हो जाते हैं कुणाल। ठीक है, इसके बाद अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय, ये कई बार आपसे पूछा गया है, देवा पियदसी उपाधियों से संबोधित भी किया गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको देवा नाम प्रिय देखने को मिलेगा और देवा नाम प्रियदर्शी भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अशोक की एक अन्य उपाधि थी, उसको उज्जैनी करमौली के नाम से जाना जाता है। यह अशोक की उपाधि हो जाती है उज्जैनी करमौली। इसके बाद राज्याभिषेक के 8 वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किस ईसा पूर्व में किया था? तो ये किया था 261 पूर्व में और राज्याभिषेक को हो गए थे यहाँ पर इसके 8 साल। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था। बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था अशोक को। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपाल, सुदामा और विश्व झोंपड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें लोमस ऋषि गुफा के अलावा तीनों गुफा में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, तो लोमस ऋषि गुफा के अलावा तीनों गुफाओं में अशोक के अभिलेख आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ कहा गया अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए जो प्रचारक हैं, कौन कौन से प्रचारक हो जाते हैं? तो एक हो जाते हैं आपके धर्म प्रचारक, एक हो जाते हैं इधर आपके क्षेत्र। तो धर्म प्रचारकों में सोन और उत्तरा आ जाती है, तो ये हो जाता है स्वर्ण भूमि। महेंद्र और संघमित्रा की बात करते हैं तो ये आपकी श्रीलंका में आ जाएगी। मंजा तिक की बात करते हैं तो ये आपकी हो जाती है कश्मीर और गांधार में। और महारक्षित की बात करते हैं तो ये आ जाती है यवन राज्य में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो ये भेजा था जो उनका पुत्र था महेंद्र और एक उनकी पुत्री थी संघमित्रा, दोनों को भेजा जाता है आपका धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरामाइक लिपि में मिलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें शिलालेख है, स्तंभ लेख है और एक आपका गुहा लेख है। इसके बाद सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिल जाती है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टेफेंथलर ने की थी। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की जो खोज है ये की गई है 1750 ईस्वी में और ये की गई है टेफेंथलर के द्वारा और इनकी जो संख्या है वो हो जाती है टोटल 14। अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनसे जो वर्णित विषय हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका शिलालेख और एक हो जाएगा आपका विषय। तो पहला जो शिलालेख है वो हो जाता है पशु बलि की निंदा। दूसरा हो जाता है महिला पहला पृथक शिलालेख, ये हो जाता है सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था सीमांत राज्य जैसे चोल, पांड्य, सयत्ती, केलयत्र और शिलोंग का उल्लेख देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद बात करेंगे जो तीसरा शिलालेख है, तो इसमें राज्य के अधिकारियों को नियुक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर वर्ष दौरे पर जाने के आदेश दिए गए। चौथा शिलालेख की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका मेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की जाती है। पांचवा शिलालेख हो जाएगा धम्म महापात्रों की नियुक्ति के लिए विषय में जानकारी राज्य अभिषेक के 13 वर्ष में दी गई थी। छठा शिलालेख प्रजा के कार्यों के लिए मुझे एक जगह सूचना दे सकते हैं। सातवां शिलालेख आ जाएगा तो इसमें आत्मनिमंत्रण और मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश मिलता है। आठवां शिलालेख की बात करते हैं तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन देखने को मिल जाएगा 8वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख की बात करते हैं तो ये मिल जाता है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद 10वां जो शिलालेख है हमारा, तो 10वां शिलालेख हो जाता है धम्म के पालन का जो उपदेश है, ये देखने को मिलेगा आपका 10वें शिलालेख में। 11वां शिलालेख आ जाता है जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, स्त्री महात्म्य की नियुक्ति का उल्लेख और इसी शिलालेख में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा 13वां जो शिलालेख है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कलिंग का युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन और आठविक राज्यों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 हो जाती है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7 और ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो 7 हो जाते हैं और सातों के सातों जो हैं ये लिखे गए हैं आपके ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये अलग अलग स्थानों पर जैसे प्रयागराज दिल्ली का टोपरा हो जाता है, दिल्ली मेरठ हो जाता है, रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेरे से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। केवल प्रतीकों के आधार पर अभिलेखों का जो है इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जो कौशाम्बी अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुक्मिणी देई स्तंभ लेख ये सबसे छोटा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रुक्मिणी देई है ये सबसे छोटा हो जाएगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्राओं का जो क्रम है वो हो जाता है सबसे पहले लुम्बिनी में, फिर कपिलवस्तु में, फिर बोधगया जाएंगे, फिर सारनाथ जाएंगे, फिर कुशीनगर और बाद में जाएंगे हम श्रावस्ती। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुक्मिणी देई स्तंभ लेख में किया गया है। सरेगुना अभिलेख गिरिक और आरामाई की लिपि में लिखे गए हैं, ये भी आपको पता होना। जो सरेगुना है जिसको कंदहार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो अभिलेख हैं गिरिक और आरामाई की लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या है वो 5 हो जाती है। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों को क्या कहा जाएगा, तो चक्र कहा जाएगा। अशोक के बौद्ध होने का सबसे जो प्रबल प्रमाण है ये हो जाता है भाबरू वैराट से प्राप्त लघु शिलालेख। उससे जो है सबसे प्रबल प्रमाण मिलते हैं अशोक के भाबरू से प्राप्त लघु शिलालेख के। राज्य से संबंधित मास्की के जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध यानी शाक्य बताया। ठीक है, बुद्ध शाक्य बताया है जो मास्की के लघु शिलालेख हैं। सोगोरा की बात करते हैं जिसमें ताम्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख में अकाल के समय द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी जो प्रांत है, एक तरफ आपकी आ जाती है राजधानी और प्रांत हो जाता है हमारा प्राच्य प्राची जिसको पूर्वी प्रांत के नाम से जाना जाता है। राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। कलिंग प्रांत हो जाता है, इसकी राजधानी हो जाती है तोशली। अवंती हो जाता है, इसकी हो जाती है उज्जैनी। उत्तरापथ हो जाता है, इसकी हो जाती है तक्षशिला और दक्षिणापथ हो जाता है सुवर्णगिरी, इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद प्रांतों के शासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। जो प्रांतों के प्रशासक हैं उनको कुमार या फिर आर्यपुत्र कहा जाता था और प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय में किया गया था। प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय में किया गया था जिसका प्रधान हो जाता है विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ये ग्राम हुआ करती थी और इसका मुखिया होता था ग्रामीण। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए।
मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य, प्रशासनिक समिति है और उसके कार्य हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह सबसे पहले आ जाती है हमारी समिति और इधर दिए गए हैं इनके कार्य। तो समिति हो जाती है हमारी प्रथम समिति का जो कार्य वो हो जाएगा उद्योग। प्रथम समिति का जो कार्य ये हो जाता है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति हो जाएगी विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय हो जाएगी जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति हो जाती है व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम हो जाते हैं निर्मित वस्तुओं को विक्रय का निरीक्षण करना। इसके बाद यहाँ पर बिक्री कर घरेलू वस्तु के मूल्य का 4% तथा आयातित वस्तु के मूल्य का 1/10 वसूला जाता था। तो ये हो जाता है जो घरेलू वस्तु का मूल्य 4% और जो आयातित वस्तु होती थी तो वो हो जाता है उसका जो मूल्य वो 1/10 वहाँ पर वसूला जाता था। इसकी चोरी करने पर मृत्युदंड का प्रावधान भी था। एग्रोनोमोई मार्ग का निरीक्षण करता था, ये कई बार आपसे पूछा गया है। जो एग्रोनोमोई होता था वो मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालिक भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो ये मेगास्थनीज ने अपनी जो पुस्तक है इनकी इंडिका उसमें कहा है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, किंतु चाणक्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कहा गया है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष के नाम से। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचार तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। जो भ्रमण करते रहते थे उनको कहा जाता है संचार और जो एक जगह रहते थे उनको कहा जाता था संस्था। न्यायालय 2 प्रकार के होते थे उस समय। एक आपका धर्म स्थायी जिसको दीवानी कहा जाता था और एक हो जाता है कंटक शोधन जो फौजदारी के मामलों को निपटाया करता था। इसके बाद सरकारी भूमि शीता कहलाती थी। जो सरकारी भूमि है उसको क्या कहा जाता था? तो सरकारी भूमि को कहा जाता था शीता। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि ये अदेव मात्रक कहलाती थी और राज्य भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान जो अधिकारी था वो हो जाता है शीता अध्यक्ष। स्थानिक और गोप नामक पदाधिकारियों के प्रांतों से करों को एकत्रित करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो स्थानिक और गोप नामक पदाधिकारी थे ये प्रांतों से करों को एकत्रित करते थे। राजयुक्त प्रादेशिक धम महापात्र स्त्रय अध्यक्ष ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी माने जाते हैं। इसके बाद शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था जिसे तीर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ 26 अध्यक्षों का उल्लेख भी मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया जिसमें सैनिक आ जाते हैं, निरीक्षक आ जाते हैं, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद। तो ये कहा गया है मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और उनके अध्यक्ष। तो जैसे तीर्थ हो जाता है आपके पुरोहित, तो पुरोहित ये प्रमुख हो जाते हैं धर्म एवं दान का विभाग का प्रधान, उसको कहा जाता था पुरोहित। युवराज कहा जाता था राजपुत्र को यानी राजा के पुत्र को। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। क्षमाहर्ता हो जाएगा आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष माना जाएगा। इसके अलावा लवणाध्यक्ष ये हो जाता मुद्रा जारी करने वाला। लक्षणाध्यक्ष हो जाता है ये हो जाता है मुद्रा जारी करने वाला। इसके बाद आ जाता है आकार अध्यक्ष, तो आकार अध्यक्ष हो जाता है खानों का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश इसको कमिश्नर कहा जाता था। पण्याध्यक्ष हो जाता है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष हो जाता है राजकीय कृषि का अध्यक्ष। और इसके बाद आ जाता जो व्यवहारिक है ये धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश कहा जाएगा। कारमांतिक हो जाता है उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल हो जाता है पुलिस अधिकारी। विविता अध्यक्ष हो जाता है चारागाह प्रमुख। इसके बाद आ जाता है आपका अंतपाल, तो सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक है। सूना अध्यक्ष हो जाएगा बूचल खाना का प्रमुख। गणित अध्यक्ष हो जाता है वेश्याओं का प्रमुख। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको याद रखने हैं।
मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु 30 सदस्यीय पृथक सैन्य विभाग होता था। तो 30 सदस्यीय पृथक सैन्य विभाग था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सैन्य प्रशासन की जो समितियां थी वो कौन कौन सी हो जाती हैं? तो सबसे पहले प्रथम समिति आ जाती है जल सेना से संबंधित। दूसरी समिति आ जाती है रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित। तृतीय समिति हो जाती है जो पैदल सैनिकों की देखरेख करते थे। चतुर्थ समिति हो जाती है अश्वारोही सेना की देखरेख के लिए। पंचम समिति हो जाती है, ये हो जाती है गज सेना का प्रबंधन करने के लिए, ठीक है। और षष्ठम जो समिति है ये हो जाती है रथ सेना का प्रबंधन करने के लिए। तो सारे आपको याद रखने हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो के अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी समय समय पर दे दी जाती है। यह विभाग 5-5 सदस्यीय 6 समितियों में बांटा गया था और मौर्य वंश का अंतिम शासक हो जाता है बृहद्रथ, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका बनता है। 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। इसके बाद आ जाता है हमारा जो शुंग वंश है। तो शुंग वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा में? तो शुंग वंश का जो संस्थापक है ये हो जाता है पुष्यमित्र शुंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका यहीं से बनता है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसमें पतंजलि इसके पुरोहित माने जाते हैं। इसके बाद इसके उल्लेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पहले प्राप्त होता है। भरूत स्तूप का जो पुनरुद्धार है ये हो जाता है पुष्यमित्र मित्र ने करवाया था, ठीक है। जो भरूत स्तूप है उसका जो पुनरुद्धार है ये पुष्यमित्र के द्वारा कराया गया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का अंतिम शासक बन जाता है। इसके बाद कालिदास रचित मालविका अग्निमित्रम से शुंग शासक अग्निमित्र और उसकी प्रेयसी मालविका का उल्लेख भी देखने को मिल जाएगा। इसमें वसुमित्र और यवनों को पराजित करने का उल्लेख भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें वसुमित्र और यवनों को पराजित करने का उल्लेख भी देखने को मिलता है। शुंग वंश का नवा शासक ये हो जाता है भागभद्र, या फिर इसको भागवत भी कहा जाता था। इसके शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो गरुड़ स्तंभ है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा कन्वंश। कन्वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक वो देवभूति था और इसकी हत्या कर 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कन्वंश की राजधानी रख दी थी, ठीक है। तो ये रखी गई थी 75 ईसा पूर्व में। और वासुदेव के पश्चात क्रमशः भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा कन्वंश के शासक हुए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वंश आता है वो आ जाता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन हो जाता है सिमुक ने कन्न वंश के अंतिम शासक सुदर्शमा की भी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी जब कन्न वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन की स्थापना कर ली जाती है। इसके बाद सातवाहनों की जो राजधानी है वो हो जाती है प्रतिष्ठान, इसको महाराष्ट्र में हो जाती है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, कृष्ण, सातकर्णी, प्रथम गौतमीपुत्र सतकर्णी, वरिष्ठीपुत्र पुलगामी और यज्ञ श्री सतकर्णी हो जाते हैं। जो पश्चिम का स्वामी गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता है, उसके 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन को मुद्राओं का प्रचलन यहाँ पर कर लिया जाता है। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम हीर शीशे के चक्कर चलाए थे। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए थे। तो शीशे के जो सिक्के हैं ये सर्वप्रथम किस शासकों के द्वारा चलाए गए हैं? तो ये चलाए गए हैं सातवाहन के द्वारा। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा ये सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ की थी। इनकी भाषा प्राकृतिक थी, जिसको लिपि जो है वो ब्राह्मी हो जाती है। सातवाहनों का कार्ले, चैती, अजंता, एलोरा गुफाओं का निर्माण बहुत दूर तक है।
सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी इसलिए कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा वृद्धरथ कथा के रचयिता गुणाढ्य सातवाहन काल के साहित्यकार थे। और यहाँ पर सातवाहन के जो साहित्यकार हैं उनमें आ जाते हैं, एक तो आपके आ जाते हैं हाल और एक आ जाते हैं आपके गुणाढ्य। भारत में विदेशी आक्रमण की बात करते हैं। भारत में विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा में देख लेते हैं। तो हिंद यूनानु इंडो ग्रीक शक पहलो और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया और ये 183 ईसा पूर्व में किया गया था। इसने सकल को अपनी राजधानी भी बना लिया था। डेमेट्रियस को हिंदू यूनानी कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे प्रचलित था मिनांडर। मिनांडर की राजधानी साकल, जिसको अब सियालकोट में थी, ये भी हो जाती है। साकल इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो साकल है वो इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मिनांडर है, मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था। मिलिंद पन्नु, जो मिलिंद के प्रश्न है, इस ग्रंथ में मिनांडर और नागसेन के प्रश्न उत्तरों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम हिंदू यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंदी यूनानी शासकों से, और भारत में गंधार कला इस सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ पर माना जाता है, भारत में गंधार कला का। इसके बाद आ जाता है हमारा जो शक वंश है। तो शक वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा में। तो यूनानियों के पश्चात शक भारत आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। जब यूनानियों का जो शासन है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका शकों का शासन। और शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया, 75 ईसा पूर्व में चलाया जाता है विक्रम संवत। और भारत में शकों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो हो जाता है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख ये हो जाता है जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। इसके पूर्व के सभी जो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे उपदेश, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शकों के प्रशासन की जो छत्र प्रणाली थी वो चलाई थी। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारा हिंद पार्थियन का पहलव। इसके बाद शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका आधिपत्य स्थापित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ये हो जाता है गोंडोफिश, ठीक, 1946 ईस्वी में ये आ जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका जो गोंडोरफिश है, उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आ जाता है। गोंडोफ निर्स है, ये इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आ जाता है। भारत में पहला पार्थियन शासक ये हो जाता है माउस, जबकि पार्थियन शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है ये हो जाता है मिथ्रेटस, ठीक। पार्थियन शक्ति का वास्तविक शासक मिथ्रेटस हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कुषाण वंश। कुषाण वंश से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा में। तो पहलव यानी जो पार्थी थे, उसके पश्चात कुषाण जो है भारत में आ जाते हैं। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थी और कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिशेस के द्वारा की जाती है। कुषाण शासकों में विमकडनफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और विमकडनफिशेस ने महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति भी देखने को मिलती है, ठीक। तो महेश्वर की उपाधि धारण की थी, उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति भी देखने को मिली है। इसके बाद इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो हो जाता है कनिष्क, और कनिष्क की प्रथम राजधानी ये हो जाती है पुरुषपुर, ठीक है, और दूसरी राजधानी हो जाती है मथुरा। तो पुरुषपुर कहाँ है इस समय, तो ये हो जाता है पेशावर में, ठीक, और दूसरी राजधानी हो जाती है मथुरा में कनिष्क की।
कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। तो शक संवत चलाया जाता है कनिष्क ने गद्दी पर बैठते ही। बौद्ध धर्म की चौथी जो संगीति थी इसके शासनकाल में ही हो जाती है। तो चौथी जो संगीति है बौद्ध धर्म की किसके शासनकाल में हुई है? तो ये शासनकाल हो जाता है उस समय यहाँ पर कनिष्क का। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है आपका कनिष्क। और कनिष्क का जो राजवैद्य था वो उसका नाम है चरक। ठीक, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है चरक किसका राजवैद्य था, तो ये हो जाता है कनिष्क का। चरक संहिता की चरक की प्रमुख रचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार हो जाते हैं वसुमित्र। ठीक, तो महाविभासकार सूत्र के जो रचनाकार है वो वसुमित्र हो जाएंगे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था जिसने महायान, शरदोत्पत्त, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूत्र अलंकार की रचना की थी। ठीक है, तो ये हो जाता है अश्वघोष कनिष्क का राजकवि। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श्व, वसुमित्र आदि भी रहते थे। तो जो नागार्जुन है, पार्श्व है, वसुमित्र है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन ये सापेक्षवाद शून्यवाद के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना भी की है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, और ये सापेक्षवाद या शून्यवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल में गांधार मूर्ति कला शैली का विकास हुआ है। इसके बाद कुषाण वंश का जो अंतिम महान शासक था ये था वासुदेव। और कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जिनका वजन है 123 ग्रेन या फिर 112.75 ग्रेन के जारी किए जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा जो शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो ये चलाए गए हैं कुषाण शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, कुषाण शासकों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाए थे। कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए ताम्र सिक्के और कुषाण शासकों की जो उपाधियां हैं उसमें महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र और कैसर की उपाधि हो जाती है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। कल हम आपको कराएंगे यहाँ पर गुप्त साम्राज्य, और ये केवल एक वीडियो में जो है सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।